हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऐसा भी होता है। ये हाइकू शैली में लिखी गई कविताएं हैं जो कि 5-7-5 के वर्ग के अनुसार लिखी जाती हैं, जिनका इसके लेखक हैं अभिषेक जैन। ये जापानी काव्य विधा है जिसे 5वें दशक में अपने हिंदी साहित्य में जगह मिली और तब से ये हमारे हिंदी साहित्य का एक हिस्सा है। अब हम इनका देखेंगे सरल अर्थ। गरजे मेघ सहमकर कांपी कच्ची दीवार। कवि कहते हैं कि जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग उस गरजते हुए मेघ के समान है जिसके शोषण और अत्याचारों से कच्ची दीवार रूपी गरीब वर्ग सहम कर कांपने लगता है। यानी गरजे में उच्च वर्ग के समान है और सहम कर कांपी यानी अत्याचार और शोषण, कच्ची दीवार यानी गरीब वर्ग। उच्च वर्ग उस गरजते हुए मेघ के समान है जिनके अत्याचार और शोषण से कच्ची दीवार रूपी गरीब वर्ग सहमकर कांपने लगता है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ। जिस प्रकार सूर्य अपनी निर्मल किरणों से धरा यानी भूमि, धरती को अर्घ देता है यानी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समाज में कुछ परोपकारी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं जो अपने तन मन धन से वंचित लोगों का सहायता करते हैं। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। कवि कहते हैं कि थकी हारी किरण धरा की गोद कि जब दिन भर की मजदूरी के बाद थका हारा मजदूर जब शाम को लौटता है तो वह धरती की गोद में ही निश्चिंत होकर सुख की नींद सो जाता है। उसे किसी भी विशेष प्रकार के बिस्तर या गद्दे की आवश्यकता नहीं होती। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। कवि कहते हैं कि खुली आंखों से देखे हुए सपने तभी सच होते हैं जब उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की जाती है। बिना मेहनत किए कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। तरु यानी वृक्ष, पेड़, आशियाना यानी घर, पखेरु यानी पक्षी। कि मनुष्य अपने लालसा में, लालच में, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जंगलों में पेड़ों को काटता जा रहा है, जिससे जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का आशियाना उजड़ गया है और जो पक्षी हैं वो भी दर बदर भटक रहे हैं। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पतंग की डोर थामे रखने से पतंग ऊंचा आसमान छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी पतंग के ही समान हैं जिनकी डोर माँ बाप को हाथ में होती है। अगर माँ बाप सही राह दिखाएं तो बच्चे भी सफलताओं के ऊंचे आसमान को छू सकते हैं। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। कवि कहते हैं कि जब शरीर कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी सुंदर हो, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है नश्वर है, वो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। लेकिन उस शक्तिशाली शरीर की शक्ति को हमने दूसरों की मदद के लिए लगाना चाहिए। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। कि कवि कहते हैं कि जब कोई पेड़ सूख जाता है, तरु यानी वृक्ष, पेड़ सूख जाता है, तो पखेरु यानी कि पक्षी अपने दूसरे पेड़ पर आशियाना बना लेते हैं। उसी प्रकार जब स्वार्थी व्यक्ति का जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है,
मतलब निकल जाता है तो वह भी चला जाता है, वह भी टिकता नहीं है। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। कवि कहते हैं कि पहले डाकिया सुख दुख को बांटने वाला कहा जाता था, क्योंकि उसके झोले में सुख दुख से उसका जो झोला रहता था, थैला रहता था, सुख दुख से भरा रहता था, क्योंकि उसमें कुछ लोगों के लिए सुख से भरी चिट्ठियां होती थी, तो कुछ के लिए दुख भरे समाचार होते थे। इसलिए कवि ने डाकिये को सुख दुख बांटने वाला कहा है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। ये जो पंक्तियां हैं आज के परिवेश में बिल्कुल सही सटीक बैठती हैं कि आजकल के बच्चे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आजकल बड़े बुजुर्ग उनको अड़चन पैदा करते हैं, इसीलिए स्वतंत्रता से जीने की लालसा रखने के कारण वो अपने बूढ़े हो गए माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। उसी के ऊपर ये उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। कवि कहते हैं कि बेटा भले ही अपनी माँ को भूल जाए, लेकिन माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूलती और उसका प्यार अपने बेटे के लिए कभी भी कम नहीं होता। इसलिए वह वृद्धाश्रम से भी अपने बेटे की कुशल क्षेम पूछने के लिए चिट्ठी लिखती रहती है कि तुम कैसे हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लुट गया मैं। कवि कहते हैं कि इस पंक्तियों में कवि ने संस्कारों का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि संस्कारों की चोरी हो जाने से वह लुट गए हैं, क्योंकि जिस इंसान के पास संस्कार नहीं है वह निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति है। इसलिए सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को अपने संस्कारों को संभाल कर रखना चाहिए। इस पंक्तियों से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सब्सक्राइब कीजिए।